नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत एक राहत देने वाली खबर के साथ। जी हां, बिहार में घटते कोरोना के मरीज और लगातार बेहतर होती स्थिति विश्वास दिलाते हैं कि संकट से बहुत जल्द हम उबर जाएंगे। बिहार में 24 घंटे में 5154 कोरोना मरीज मिले हैं और इसी 24 घंटे में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या देखिए तकरीबन दोगुनी है। 10,151 मरीज जो है वो संक्रमण के बाद ठीक हो चुके हैं। पटना में भी कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो दिन ब दिन घट रही है। पटना में 24 घंटे के अगर आंकड़ों की बात करें तो इस 24 घंटे में देखिए 10,151 मरीज जो है वो संक्रमण के बाद ठीक हुए हैं। पटना के खास तौर पर बात की जाए जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे थे, वो संख्या भी घटी है। 24 घंटे में 981 मरीज जो हैं वो संक्रमित सामने आए हैं। 10 दिनों के अगर आंकड़ों की बात करें तो 49% बेड जो हैं अब खाली हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा डेटा है। 24 घंटे में 5154 मरीज इस वक्त संक्रमित के तौर पर दर्ज किए जाते हुए। तो देखिए ये जो बेडों की संख्या बताई जा रही है कि कितनी फीसदी बेड जो हैं वो इस वक्त खाली हैं, और ये राहत की बात है क्योंकि 10 दिनों के जो प्रतिशत इस वक्त बेडों के तौर पर है वो 43% इस वक्त सामने है। तो देखिए 10 दिनों में पटना की स्थिति कैसे बदल गई है, क्योंकि ये जानना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। आपको विश्वास दिलाता है ये आंकड़ा, ये डेटा कि आप अगर प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, इस लॉकडाउन का जो है असर नजर आ रहा है वो इन डेटा से साफ हो जाता है। पटना में 10 दिन पहले तक सभी 2,741 बेड जो हैं वो फुल थे, यानी कि अब इससे ज्यादा संक्रमितों को बेड नहीं मिलता। 10 दिन बाद 1200 से अधिक बेड खाली हैं और ये बेड शून्य तक खाली की स्थिति में पहुंचे तो सबसे बेहतर तस्वीर होगी। वर्तमान में 1,541 बेड पर मरीज जो हैं इलाजरत हैं, भर्ती हैं। कुछ अस्पतालों में 60 से 70% बेड जो हैं वो खाली हैं और ये सरकार डेटा हर वक्त अपने पास मौजूद रखती है। सभी आइसोलेशन सेंटर में 872 बेड में 810 बेड जो हैं वो खाली हैं। आइसोलेशन सेंटर्स में 62 बेड पर ही मरीज जो हैं इस वक्त इलाजरत हैं, भर्ती हैं। 10 दिन पहले तक ये सारे बेड जो हैं वो 2,741 बेड जिनके आंकड़ों को सरकार सामने रख रही है वो सब फुल थे, लेकिन अब इन 10 दिनों के बाद 1200 से अधिक बेड खाली हैं। वहीं अगर पटना यानी राजधानी पटना की बात करें तो घटते मरीज और स्वस्थ होते लोगों के वर्तमान आंकड़े पर गौर कीजिएगा, नजर डालिएगा तो पटना जिले में वर्तमान में 6,700 एक्टिव केस हैं। वहीं जिले में होम आइसोलेशन की अगर बात की जाए तो इस होम आइसोलेशन में 6,435 मरीज भर्ती हैं। पटना में 19 मई को जो संक्रमितों की संख्या थी वो 1,244 दर्ज की गई। वहीं 1,795 मरीज जो हैं इस संक्रमण के बाद ठीक हो गए, जबकि 20 मई को यह आंकड़ा 1,281 मरीज के तौर पर सामने आया और संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,955 हो गई। 21 मई को बात की जाए तो 981 मरीज मिले, 1,129 स्वस्थ हुए और ये आंकड़े बताते हैं कि पटना की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है, सुधर रही है और अब कोरोना यहाँ पर कंट्रोल में है, काबू में है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप उस कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लॉकडाउन को लेकर जो निर्देश है उसका बखूबी पालन करें। लगातार लॉकडाउन के कारण बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आ रही है, जो सरकार की कोशिश थी। आप सब ये चाहते थे। पटना के शमशान घाटों में आने वाले शवों की संख्या में पहले के मुकाबले काफी कमी देखी जा रही है। देखिए ये वो विभत्स तस्वीरें थी जहां पर पहुंचकर परिजन अपनों को जब होकर जा रहे थे तो ये दर्द उनकी आंखों में साफ नजर आता था। पटना के बांस घाट पर दाह संस्कार कराने वाले पुरोहितों का ये दावा है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या में 80% तक की कमी की हुई है। पटना के बांस घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। जब से लॉकडाउन किया है उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब कोरोना से मरने वालों की संख्या काफ़ी कम हुई है। इस वक्त हम बांस घाट पर खड़े हैं और ये बांस घाट की तस्वीर है। एक समय था जब बांस घाट में कोरोना से मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी और यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या कम हुई है। एक पुजारी हैं यहाँ पर, हम उनसे बात कर लेते हैं।
किस तरह से हालात बदले हैं पहले से तुलना करें? जी सर, बहुत अच्छा है अभी लॉकडाउन लगा है, जिससे बढ़िया है, अच्छा है। बांस घाट में 60 को बॉडी आता था, जिसमें अब तो 10 दिन पहले 60 बॉडी आता था। 13 तारीख के सर 50-60 बॉडी था 13 मई तक। तक। हाँ सर, उसके बाद कम होना शुरू हुआ। बहुत कम हो गया सर। अभी अगर कोरोना से मरने वालों की बात करें तो कितने लोग मौत होती है? अभी कितने शव आते हैं? अभी सर 10 से 12 आ रहे हैं 10 बॉडी। से 12। हाँ सर, पहले से अब हालात सुधरा है? बहुत सुधरा है सर। सुधरा है। क्या नाम है आपका? अजय पांडे मेरा नाम है। अजय पांडे जी हैं, ये पुरोहित बता रहे हैं कि एक समय था जब 50 से 60 डेड बॉडी जो है वो बांस घाट पर पहुंचते थे और अब इसकी संख्या जो है कम हो गई है डेड बॉडी की। और यही कारण है, अब देखिए यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और फिलहाल कंट्रोल रूम में कोई नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से यहाँ पर एक सूची जारी कर दी है और इसमें जितनी भी सामग्रियाँ हैं उनके लिए रेट भी फिक्स कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लिखा गया है कि निःशुल्क अंतिम संस्कार किया जा रहा है जो कोरोना पीड़ित शव हैं उनका बांस घाट विद्युत शवदाहगृह में। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो दूरभाष संख्या 8987165304 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब बांस घाट में भी पहले से स्थिति सुधरी है और अब कोरोना के जो शव हैं वो 8 से 10 की संख्या में पहुंच रहे हैं, यानी लॉकडाउन का असर देखने को साफ तौर पर मिला है। जो अस्पताल के बेड हैं वो तो खाली हुए ही हैं, मृतकों की संख्या भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए जो हालात हैं, जो जानकारी और जो डेटा है वो ये बताते हैं कि पहले से स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, आप संजीदा हुए हैं, आप वैक्सीनेट हो रहे हैं, यानी कि आप कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये संख्या कम हो रही है। इसे लेकर लापरवाही अब भी नहीं बरतनी। हमारे सहयोगी संजय का हम रुख करेंगे। संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना एम्स से। संजय, अब तक जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए इस ग्राउंड में पहुंचते होंगे, जब एम्स के बाहर खड़े रहते होंगे, शवदाह के बाहर जाकर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो चुनौतियां, जो दर्द लोगों की आंखों में आपको दिखता था, उस वक्त आपकी भी आंखें नम हो जा रही थी। क्या आप ये माने कि लॉकडाउन लगाकर सरकार ने इस दर्द को कम किया है, लोगों ने वैक्सीनेट होकर अपने आप को सुरक्षित किया है और अब उसका असर नजर आता है क्योंकि अस्पतालों में बेड खाली हैं, जो मरीजों को राहत देने वाली तस्वीर है? बिल्कुल, अब तस्वीरें बदली हैं, तस्वीरें पहले से काफ़ी अच्छी हो गई हैं। पहले जब हम लोग रिपोर्टिंग में निकलते थे तो सड़कों पर एम्बुलेंस भागते हुए नजर आते थे, एम्बुलेंस के सायरन नजर आते थे, श्मशान घाट की भी जो तस्वीरें होती थी वो हमें दहलाती थी, हॉस्पिटल की तस्वीरें दहलाती थी, जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ की तस्वीरें हमें चौंकाती थी कि लोग एक ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए किस तरीके से मारे मारे फिरते थे, उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन अब धीरे धीरे हालात जो है बदले हैं। इस वक्त मैं एम्स में मौजूद हूँ और एम्स में कोविड के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं डॉक्टर संजीव कुमार, वो हमारे साथ मौजूद है। और क्या हालात बदले हैं, किस तरीके से बदले हैं और क्या तस्वीरें अब सामने आई हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब पहले से कंपैरेटिवली देखा जाए तो किस तरीके से बेटर हुए हैं हालात? नहीं, मरीजों की संख्या कम हो गई है। जो सरकार ने उपाय किए हैं, लॉकडाउन किया है या जगह जगह टेस्टिंग हो रही है और आइसोलेशन सेंटर्स बने हैं, लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में भी और सदर अस्पताल में भी इलाज शुरू हो चुका है। तो उस हिसाब से वो जो स्थिति थी भयावह, जैसे आप बता रहे हैं भयावह स्थिति थी, उसमें कमी आई है। अस्पताल में बेड उपलब्ध है। हमारे यहाँ कोई भी मरीज अब आता है तो उसे बेड नहीं होने की शिकायत नहीं है। पहले क्या हालात थे? पहले हालात थे कि जितने भी हमारे बेड थे, हम 400 बेड तक गए थे और बिल्कुल भरे रहते थे और एक मरीज को डिस्चार्ज करते थे, उसके लिए 4-5 मरीज। दिन भर में कितने फोन कॉल्स आ जाते थे एडमिट करने में? तो गिनना संभव नहीं है। लगातार अभी भी मेरे फ़ोन बज रहे हैं, लगातार फ़ोन दोनों बजते रहते थे और हमारे और दूसरे अधिकारियों के भी, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के, हमारे जो दूसरे नोडल फैकल्टी हैं, तो सारे लोगों को ये मैनेज करना पड़ता था। अब स्थिति ये है कि नंबर कम हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारा एम्स टर्शियरी रेफरल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कोविड क्लिनिकल मैनेजमेंट का, तो जितने भी मरीज बाहर गंभीर हो रहे हैं वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो हमारे जो आईसीयू बेड्स हैं, जो बिल्कुल गहन चिकित्सा कक्ष है जिसमें कि पेशेंट को वेंटिलेट किया जाता है या बिल्कुल
24 घंटे एक डॉक्टर की टीम उस पर निगरानी रखती है। बिल्कुल उसमें जगह संजय, जरा इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए, इस वक्त आईसीयू में जो कि गंभीर रूप से बीमार और या यूं कहें कि सबसे ज्यादा संक्रमित लोग आईसीयू में जाते हैं, वहां की क्या स्थिति है? क्या वहां उस आईसीयू में भी बेहतर स्थिति नजर आ रही है? तो जो पहले हालात थे आईसीयू की, अगर आप की बात कर लें, जो पहले हालात थे और अब के हालात में आपने कुछ अंतर पाया पहले से? अंतर ये कि नंबर कम हो गए हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या यथावत बनी हुई है। जो क्यों है? अभी दूसरे फेज का जो ये म्यूटेट वायरस है वो बड़ी तेजी से लंग्स पे अटैक करता है और फैल जाता है लंग्स में, तो लंग्स की जो टिश्यू है उसकी डिस्ट्रक्शन होती है और सांस लेने में मरीज को ज़्यादा तकलीफ होती है, ऑक्सीजन कमी आती है और ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये तस्वीरें कब तक सुधरेंगी? क्या लगता है कोई एक टाइम, सर्टेन टाइम है, उसके बाद और तस्वीरें जो है वो सुधर कर सामने आएंगी? उम्मीद ऐसी है कि प्लेटू हुई है, मरीजों की संख्या की प्लेटू हुई है, तो ज़्यादा उम्मीद है कि जब हम ऐसे गंभीर जो मरीज हैं, जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है और जो वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर वैक्सीनेशन पूरी संख्या में पड़े तो ऐसे गरीबी मरीजों की संख्या में कम हो जाएगी। तो हम फ्रेम में भी हम रख सकते हैं? जी हाँ, कम से कम अभी हालात पूरी तरह सुधरने में 1 महीने तो लगेंगे। 1 महीने? हाँ, साथ साथ में मेरा अपील यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन लें और वैक्सीनेशन की उपलब्धता भी हो कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन को अगर एक शॉट भी वैक्सीनेशन दे दें तो ये गंभीर मरीजों की संख्या कम हो जाएगी। सुना विभाग अपने डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन बहुत डॉक्टर संजीव कुमार ने दी कि यहाँ पर जरूरी ये है क्योंकि अभी भी इस स्थिति को सामान्य आने में या शून्य पर आने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लगता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए बेहतर स्थिति में तब्दील करने के लिए जरूरी ये है कि आप वैक्सीनेट हुए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय समान जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त भी डॉक्टरी जानकारी ये कहती है, इस वक्त भी जानकार ये कहते हैं, विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आप लापरवाही ना बरतें, वैक्सीनेट जरूर हो, क्योंकि इस वक्त जो हालात प्लेटू की स्थिति में है, संक्रमण की रफ्तार कम नजर आती है, मरीजों की संख्या कम नजर आती है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉकडाउन है और आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो सिवान में ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो, इसके लिए जिले में ऑक्सीजन रिफिलिंग पॉइंट जो है वो बना दिए गए हैं। शहर के टाउन हॉल में बने इस पॉइंट से लोग आसानी से ऑक्सीजन सिलेंडर ले पा रहे हैं। यहां 24 घंटे सिलेंडर रिफिलिंग का काम जो है वो लगातार चल रहा है। समय समय पर डीएम इसके खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सिवान डीएम अमित कुमार पांडे द्वारा 2 कंपनियों की नियुक्ति की गई है ताकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो, लोगों को ऑक्सीजन ईजी वे में मिल सके, जिसको लेकर यहाँ रिफिलिंग की 2 कंपनियाँ की तैनाती की गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप कितने में ये आप लोग गैस रिफिलिंग करते हैं और अभी तक कितने लोग आए हुए हैं? अभी तक बहुत लोग आए हुए हैं, मतलब छोटा वाला का हम 200 चार्ज लेते हैं और बड़ा वाला का 400 चार्ज लेते हैं। कितने लोग आते हैं और कहाँ से सभी लोग आते हैं? बहुत सिवान से बाहर के लोग बहुत दूर दूर से, गोपालगंज से, महाराजगंज से, इधर एकमा तक से आते हैं। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन द्वारा एक पहल किया गया है ताकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो, वहीं लोग पैनिक न हो, वहीं सिवान जिले में ऑक्सीजन सभी की मुहैया कराया जा सके, ऑक्सीजन के चलते किसी की जान नहीं जाए, जिसको लेकर सिवान जिला प्रशासन द्वारा शहर के टाउन हॉल में 2 कंपनियों को रिफिलिंग की व्यवस्था की गई है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। यहाँ पे ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा है। 24 आवर्स हमको गैस अवेलेबल रहता है। यहाँ पे हम जब भी आते हैं रात में यहाँ का सेवा उपलब्ध है। हम पहले दिक्कत होता था ना, पहले दिक्कत था, अब दिक्कत नहीं, जब से ये लोग आया है। लोग टाउन हॉल पे आसानी से, टाउन हॉल पे एकदम बिल्कुल आसानी से हमको गैस मिल जाता है। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद रहने वाले लोग अक्सर तनाव के शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोगों का तनाव दूर करने का बीड़ा उठाया है मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा ने। संस्कृति शाखा के मुजफ्फरपुर सेल की ओर से ऑनलाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन इस बात की तस्दीक करता है, जिसमें सफाई कर्मी, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, टीचर, दुकानदार के रूप में बच्चों ने लोगों को जागरूक करने की एक बड़ी ही अनोखी कोशिश की। इस प्रतियोगिता में बिहार और झारखंड से तकरीबन 70 बच्चों ने हिस्सा लिया और कोरोना काल में जीवन में उत्साह बरकरार रखने, सुरक्षित रहने के टिप्स दिए गए। आप सभी को इन बच्चों से जरूर सीख लेनी चाहिए। आज एक फैंसी प्रतियोगिता रखा है जिसमें लगभग
70 बच्चों ने हिस्सा लिया है और इसे 2 भागों में बांटे हैं, 2 साल से 7 साल और 8 साल से 15 साल। इसमें बच्चे एक पर एक और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए पटना एम्स में 300 डॉक्टरों और नर्सों को 2 दिनों की वर्चुअल ट्रेनिंग दी गई। पटना एम्स के सहायक प्रोफेसर और कोविड क्लिनिक के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीरज कुमार की देखरेख में डॉक्टरों और नर्सों को यह ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग में बिहार के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर और नर्सों को शामिल किया गया। ट्रेनिंग के दौरान ये बताया गया कि गंभीर स्थिति में आईसीयू में मरीजों की देखरेख किस तरह से की जाए। दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जो एक ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग दिया गया है। और इस ट्रेनिंग का मेन मकसद ये है कि जो अभी बिहार सरकार में और जो पूरे बिहार में इतने सारे अप्रत्याशित वृद्धि मरीजों की जो हुई है, इसके कारण ये ट्रेनिंग का एक संचालन किया गया है। नवादा शहर में लोग जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुबह लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। बाजार में आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है वो आपको परेशान करने वाली है और आपको सजग करने वाली भी कि अगर ये हालात आप बनाकर रखेंगे, वो भी तब जब आपकी सहूलियत के लिए 4 घंटे की ढील दी गई है। उस सहूलियत का बेजा इस्तेमाल आपके खुद की जान पर भारी पड़ सकता है। सड़क पर अचानक देखिए किस तादाद में लोगों के आ जाने की वजह से जाम जैसे हालात लगते हैं, वो भी तब जब बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश हर शख्स की तरफ से बड़ी ईमानदारी से होनी चाहिए। खबर कटिहार से, जहां का रौतेरा गांव इन दिनों बेहद चर्चा में है। यहां के चितरंजन आम की कई राज्यों में डिमांड है और यहां के बाजारों से ये 5 राज्यों तक पहुंच रहा है। करीब 10 एकड़ में फैला ये आम काफी खास है, जिसमें रेसा कम और गुठली भी छोटी होती है। चितरंजन, विवेकानंद और अन्य कई वैरायटीज के आम बागीचे के मालिक का ये दावा है कि इस बार लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अच्छी रहने से अन्य राज्यों तक उनके बागीचे के आम अच्छे ढंग से पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ खास है इस आम में, देखते हैं संवाददाता सुब्रत गुहा की ये खास रिपोर्ट। कटिहार के रौतारा का ये आम की कहानी बेहद खास है। आपको बताते चले, ये जो इलाका है लगभग 10 एकड़ में यहाँ आम की खेती होता है और कटिहार रौतारा के कालिदास बनर्जी के आम के जो खेती के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है और लगभग 10 एकड़ में आम की खेती है। एक चितरंजन आम है, उस आम को न सिर्फ स्थानीय बाजार बल्कि देश के 5 राज्य तक ये आम पहुँचता है। क्या है ये आम की खासियत और कैसे कोरोना काल के दौरान भी ये आम का बाजार खास बना हुआ है, आइए हमारे साथ कालिदास बनर्जी जी। कितना एकड़ में होता है ये आम की खेती? जी, मेरा 10 एकड़ में आम का बाग है, उसके अलावा लीची का भी है। और यहाँ पे हमने बचपन से ही एक क्लास 7 में जब पढ़ते थे उस समय से हम एक ग्राफ्टिंग का किए थे, जो 1, 2, 3 आम का क्रॉस करने के बाद में एक अनूठा सा अच्छा सा आम आया जो स्वाद बहुत ही अच्छा है। उसमें रेशा बहुत कम है, पिचबोर्ड का ऐसा जो है उसके गुठली पतला है। और इस आम में एक चीज़ है कि कीट का अटैक नहीं होता है और जैसे मधुआ और मिलीबग का अटैक होता है, इसमें स्प्रे भी कम पड़ता है और 50 से 60 किलोमीटर स्पीड में अगर आंधी चलता है तो ये आम झड़ता नहीं है। इस पौधे के नीचे भी यहाँ का लोकल जो भी बच्चा है गांव का जहाँ भी गया हुआ है वहाँ भी मैंने ये आम झड़ता नहीं, वो दूसरे पेड़ के नीचे जो है वो आम को चुनता है और इसका डंठल बहुत ही मजबूत होता है। क्या नाम है आम का? क्या आम का नाम है चितरंजन आम है। वो एक स्वाधीनता संग्रामी चितरंजन दास के नाम से जो है इस आम का रखा गया है। और आने वाला समय मेरा एक आम अब भी आने वाला है जो स्वामी विवेकानंद के नाम से वो ये होगा, डीएनए टेस्ट होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा भारत। कितना स्टेट में जाता है, कौन कौन राज्य में जा रहा है और कोरोना काल के कारण क्या कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं, कोरोना काल में हमको नहीं लगता है कि इस बार कोई प्रभाव पड़ेगा। वो अगले बार जो हाँ आंधी में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था, जो आमफान में हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस बार उम्मीद है कि लोग पहले से ही सतर्क है और कोरोना काल जो है बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है 2 सप्ताह के अंदर। कौन राज्य में जा रहा है? ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में बहुत ज़्यादा ही मांग होगी।
गया है। इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इस पौधे को डिमांड हुआ है। आम का भी डिमांड है जो हम लोगों को भेजना पड़ेगा इस बार। किसी मेरा नाम कालिदास बनर्जी, कटिहार जिले के रोहतारा। तो निश्चित तौर पर ये जो आम बगीचा है ये बेहद खास है, क्योंकि 10 एकड़ की इस बगीचे में न सिर्फ चित्तरंजन आम है बल्कि स्वामी विवेकानंद के नाम से भी आम है। और खासियत यह है कि कोरोना काल के बावजूद ये आम अब तक बाजार में खास बना हुआ है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल के 5 राज्य में पहुंच रहा है। तो कम से कम कोरोना काल में आम के लिए यह राहत भरी बात है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के